वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेंस के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बैच स्टार्ट हो गए, आप वहाँ से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्या यह बात सही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। बिल्कुल सही बात है। और काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब जो नमी होती है उसको धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह बात गलत है क्योंकि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। और पूछा है आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। लेटेलाइट मिट्टियों का प्राधान्य क्षेत्र है कौन सा? मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। तो पूछा है लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेलाइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। वे आर्द्र अपशालित प्रदेशों की मिट्टियां है, बिल्कुल सही बात है। वे बहुत ही अपशालित मिट्टियां है, बिल्कुल सही है। उनकी जो उर्वरता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है, तो यह बात भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी जो होती है उनमें चूना नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत है। सॉरी, थोड़ी सी आज तबीयत खराब हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा प्लीज़ आप इग्नोर करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सा है? तांबा, लोहा, मैंगनीज या फिर जस्ता। तो जस्ते की सबसे ज्यादा क्या होती है, कमी होती है भारतीय मिट्टियों में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लवणीय जो मृदा होती है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है कौन सा? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। सबसे ज्यादा लवण प्रभावित मृदाओं का मिट्टियों का, ठीक है, मृदा होती है उनका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ जिसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, या फिर रेगुर। तो अम्लीय मिट्टी जो होती है वो चाय बागानों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? कौन सा वो क्षेत्र है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य या फिर मेघालय पठार। यहाँ पे सी आंसर की बात करें तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ है उनके जो क्षेत्र है, ठीक है, वो मृदा अपरदन के लिए गंभीर समस्या है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? सागौन और साल की बात हुई है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या फिर पर्वतीय वन। यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करेंगे कि जो सागौन और साल है वो उत्पाद है किसके?
वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंकोना वर्ष न युक्त था? असम, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में जो है सिंकोना वर्ष न युक्त था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है? सागौन का वन पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सॉरी, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड या फिर फर्न। यहाँ पे बात करें तो जो फर्न का पौधा होता है उसमें फूल नहीं होते, ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में सुमेल कीजिए। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिंकोना वर्ष दिए है और पूछा है ये कहाँ पे होते हैं? हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन या फिर हिमालय के उच्च क्षेत्र। चलिए हम यहाँ पे मिला के देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही बैठ रहा है। सागौन की बात करें तो यह मध्य भारत का है। अगर हम देवदार की बात करें तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में उगता है। सुंदरी की बात करें तो सुंदरवन हो जाएगा। सिनकोना की बात करें तो हिमालय की तराई, मतलब ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी मिलाना है। सूची 1 में वन दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और यहाँ पे प्रदेश दिए गए हैं। बताना है कौन से वन कौन से प्रदेश में पाया जाता है और फिर आपको सही आंसर बताना है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है वो मध्य गंगा मैदान में, और जो अल्पाइन है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात करें तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाता है, सह्याद्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। यहाँ पे भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, यहाँ पे शंकु वन वर्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। कच्छ वनस्पति सुंदरवन की है और पतझड़ वन राजस्थान के है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या फिर खेजड़ी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो बहुउद्देशीय वृक्ष का क्या है? एक उदाहरण हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरयू पार मैदान में यह विकास हुआ है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से जो सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यह क्या है? भारत में नलकूप और कूप से जो सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य होता है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम अपना लेक्चर आज का समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है। अगले लेक्चर में मैं आपके अगले प्रश्न लेके आऊंगी। देखिए अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो सिलेक्शन आराम से पास हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। अभी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला, ठीक है, 12 अक्टूबर को, तो आप एनालिसिस करके देखिए 134 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं और 134 क्वेश्चन काफ़ी है किसी भी कट ऑफ को पार करने के लिए। तो आप देख सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट कैसा है। हमारे चैनल के शॉर्ट्स में आप देखोगे हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि 134% डायरेक्टली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं, इसीलिए हम शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करते हैं। चलिए अगर आपको बैच लेना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि आप अपनी तैयारी